हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग जिस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो अंतिम चरण है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण था उदारवादी चरण, दूसरा चरण था उग्रवादी चरण और तीसरा चरण है गांधी युग। गांधी युग शुरू होता है 1915 से। उदारवादी चरण है आपका 1885 से लेके 1905 तक। उग्रवादी चरण है 1905 से लेके 1915 तक। और फिर भारतीय राजनीति में 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी का प्रवेश होता है और अंग्रेज सरकार जो है 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी आते हैं, बम्बई में आते हैं, अपोलो बंदरगाह है, दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, अपोलो बंदरगाह पर उतरते हैं और इनको जो है कैसर ए हिंद का उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दिया था। क्यों दिया था ये सब हम चर्चा करेंगे, लेकिन 1915 से भारतीय इतिहास में गांधी युग शुरू होता है और गांधी के मार्गदर्शन में 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को स्वतंत्रता मिलता है। आज हम गांधी जी के बारे में कुछ रोचक इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ हम इंफॉर्मेशन आपको आज देंगे। सबसे पहला इंफॉर्मेशन हम यह दे रहे हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हीं को महात्मा गांधी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को ही महात्मा गांधी कहा जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में काठियावाड़ में एक जगह है पोरबंदर, वहीं इनका जन्म हुआ था। गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। आज जो जहां जन्म हुआ था पोरबंदर में, उस जगह को का नाम रखा गया कीर्ति भवन। उस जगह का क्या नाम रखा गया है? कीर्ति भवन। आप जाइएगा पोरबंदर में जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, उस जिस प्लेस पर गांधी जी का जन्म हुआ था घर में, उस जगह का नाम है आजकल कीर्ति भवन। और 2 अक्टूबर 1869 को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चूंकि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता है, तो महात्मा जो है इनको उपाधि मिला था। महात्मा क्या मिला था? उपाधि मिला था। 1919 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, मोहनदास करमचंद गांधी ने शुरू किया था, तो बंगाल के एक प्रसिद्ध आप कह सकते हैं कि विद्वान व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहकर पुकारा था। और इतिहास में यही प्रसिद्ध है कि मोहनदास करमचंद गांधी को सबसे पहले महात्मा कहने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक शिमला के एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं, उनका नाम है एस.आर. मेहरोत्रा। उनका नाम है एस.आर. मेहरोत्रा। शिमला के एक लेखक हैं एस.आर. मेहरोत्रा। उन्होंने एक किताब लिखा है द महात्मा एंड द डॉक्टर। महात्मा एंड द डॉक्टर। उस किताब में उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि काठियावाड़ के ही रहने वाले एक थे डॉक्टर प्राणजीवन जगजीवन दास मेहता। फिर से सुनिएगा कि महात्मा गांधी को हम लोग सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुकारा था। लेकिन शिमला के एक इतिहासकार हैं एस.आर. मेहरोत्रा, उन्होंने एक किताब लिखा द महात्मा एंड द डॉक्टर। और उस किताब में यह बताया कि डॉक्टर प्राणजीवन जगजीवन दास मेहता ये भी काठियावाड़ के ही रहने वाले थे।
ये भी कहाँ के रहने वाले थे? काठियावाड़ के रहने वाले थे और गांधी जी से उम्र में 5 साल बड़े थे। इनका जन्म 1864 में हुआ था। ये गांधी जी से 5 साल बड़े थे उम्र में। तो एस.आर. मल्होत्रा ने द महात्मा एंड द डॉक्टर में यह वर्णन किया है कि डॉक्टर प्राणजीवन जगजीवन दास मेहता ने एक पत्र गोखले को लिखा था 1909 में, और गोपाल कृष्ण गोखले, और उस पत्र में उन्होंने महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद को महात्मा कहकर संबोधित किया है। तो इनका दावा है, एस.आर. मल्होत्रा का दावा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा नहीं कहा, सबसे पहले महात्मा कहने वाले हैं डॉक्टर प्राणजीवन जगजीवन दास मेहता। सबसे पहला व्यक्ति यही है और यह एस.आर. मल्होत्रा का कहना है। फिर एस.आर. मल्होत्रा ने एक बात और कहा कि डॉक्टर प्राणजीवन जगजीवन दास मेहता ने महात्मा गांधी पर कोई भारतीय द्वारा लिखा गया पहला किताब तो है, तो वह डॉक्टर प्राणजीवन जगजीवन दास मेहता ने ही लिखा है। 1911 में उन्होंने लिखा है, जो कि इस किताब का नाम है महात्मा गांधी एंड द साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी एंड द साउथ अफ्रीका इंडियन प्रॉब्लम। डॉक्टर प्राणजीवन जगजीवन दास मेहता ने 1911 में महात्मा गांधी पर सबसे पहला किताब लिखा, किसी भारतीय द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी एंड द साउथ अफ्रीकन इंडियन प्रॉब्लम। तो यह चीज है, लेकिन परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी को सबसे पहले, मोहनदास करमचंद गांधी को सबसे पहले महात्मा गांधी किसने कहा, तो आप आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर ही दीजिएगा, क्योंकि यह भी मान्यता इसको नहीं मिला है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दिया कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप जानकारी आपके पास ये हो। मोहनदास, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और मां का क्या नाम था? पुतलीबाई। करमचंद गांधी को काबा गांधी भी कहा जाता था, काफी प्रसिद्ध थे काबा गांधी के नाम से। करमचंद गांधी किस नाम से प्रसिद्ध थे? काबा गांधी के। ये महात्मा गांधी के पिता थे और पुतलीबाई इनकी मां थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो राजकोट से हुई। प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई? राजकोट से हुई। राजकोट में ही ग्लोबल स्कूल था, उसी से इनकी शिक्षा हुई है, प्रारंभिक शिक्षा। फिर वह, इनका विवाह जब बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे, 1883 में इनका विवाह कर दिया गया कस्तूरबा गांधी के साथ। मात्र आप कह सकते हैं कि 14 साल की अवस्था में इनका विवाह जो है कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया गया। कस्तूरबा गांधी के जब साथ इनका शादी कर दिया गया तो इनके 4 बच्चे थे, इनके 4 बेटे थे। उन चारों का नाम है आपको हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनके बेटे का नाम है हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। मेरे ख्याल से मणिलाल पहले होगा। मणिलाल सबसे बड़े बेटे थे इनके, फिर हीरालाल थे और फिर रामदास थे और फिर देवदास थे। ये 4 इनके बेटे थे। 1883 में इनकी शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी से। फिर ये 188 में चले जाते हैं लंदन। 188 में ये लंदन जाते हैं। लंदन में द इनर टेम्पल करके है, द इनर टेम्पल, वहीं से ये बैरिस्टर बनने की शिक्षा लेते हैं। बैरिस्टर बनने की शिक्षा लेते हैं। बैरिस्टर बनके लंदन से ये भारत में आते हैं और 1891 में बंबई आते हैं और बंबई में ये अपना वकालत शुरू करते हैं। लेकिन ये कोई बहुत, आप कह सकते हैं कि अच्छे वकील नहीं थे,
तो इन्होंने 1893 में एक दक्षिण अफ्रीका में एक व्यवसायी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला। उनका नाम था अब्दुल्ला। उसी अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका ये उसका केस लड़ने के लिए चले जाते हैं। मात्र 1 साल का अनुबंध हुआ था, लेकिन इतिहास को कुछ और मंजूर था, नियति को कुछ और मंजूर था। वहां जाके वो 21 साल रहे थे। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी के बड़े भाई काफी गुस्सा गए थे जब वो दक्षिण अफ्रीका गए और वहां राजनीतिक काम शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखा महात्मा गांधी को कि तुम पर जो है पढ़ाने में बहुत पैसा खर्च हुआ है और तुम जाके वहां राजनीति कर रहे हो, अच्छा है कि तुम भारत वापस आ जाओ। लेकिन इतिहास और नियति को कुछ और मंजूर था, इसलिए वह जो है ऐसा संभव नहीं था। यह हो गया 1893 में वो यहां से चल दिया। उसके बाद आप देखिएगा 1894 में महात्मा गांधी ने नटाल, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस का स्थापना किया। नटाल कांग्रेस का स्थापना किया 1894 में। अच्छा हाँ, इनके पिताजी जो थे करमचंद गांधी, वो दीवान थे। क्या थे? वो दीवान थे। कहां के दीवान थे? तो पोरबंदर के दीवान थे, राजकोट के दीवान थे, पोरबंदर रियासत के दीवान थे, राजकोट रियासत के दीवान थे और बंकानेर रियासत के दीवान थे। 3 राज्यों रियासत के वो दीवान थे। पोरबंदर रियासत के दीवान थे, राजकोट रियासत के दीवान थे और बंकानेर रियासत के दीवान थे। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 1894 में महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस का स्थापना किया दक्षिण अफ्रीका में। एक कहा जाता है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में जा रहे थे तो उनको वहां नियम था कि कालो जो अंग्रेज हैं वो अलग बोगी में चढ़ेंगे और जो ब्लैक हैं वो अलग बोगी में चढ़ेंगे ट्रेन में। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो टिकट लिया और अंग्रेज वाले डिब्बे में जाके बैठ गए, तो इनको दक्षिण अफ्रीका में मारिसबर्ग में स्टेशन पर इनको स्टेशन से टीटी ने उठाकर फेंक दिया था। और शायद वही बात उनको, गांधी जी को बहुत पिन कर गया, पेन हुआ कि हमें टिकट कटाने के बाद भी समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। फिर 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस का स्थापना किया और 1899 में इनको जुलू और बोअर पदक मिला दक्षिण अफ्रीका में। 1899 में इनको जुलू और बोअर पदक मिला था दक्षिण अफ्रीका में। उन्नीस 1902 में इन्होंने अपने और अपने सहयोगियों के रहने के लिए जोहान्सबर्ग में, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जगह है जोहान्सबर्ग है, वहीं पर रहने के लिए टोल्स्टॉय आश्रम का स्थापना किया। 1902 में इन्होंने जोहान्सबर्ग में टोल्स्टॉय आश्रम का स्थापना किया अपने, और यही महात्मा गांधी का पहला आश्रम जो दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए थे, टोल्स्टॉय आश्रम, ये पहला आश्रम है, जोहान्सबर्ग में इन्होंने किया था। 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकालना शुरू किया। इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकालना शुरू किया दक्षिण अफ्रीका से ही। किस किस भाषा में निकाले थे? तो गुजराती में निकाले थे, मराठी में निकाले थे, गुजराती में निकाले थे, हिंदी में निकाले थे, अंग्रेजी में निकाले थे। गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल। गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में इंडियन ओपिनियन पत्रिका, ये जो है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने निकाला 1903 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दूसरा साउथ अफ्रीका में अपना आश्रम स्थापित किया। उसका डरबन में स्थापित किया था, साउथ अफ्रीका में, फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम इन्होंने 1904 में स्थापित किया डरबन में। ये जो फिनिक्स आश्रम था वो बाद में बंद हो गया था। बाद में क्या हो गया था? बंद हो गया था। लेकिन फिर जो है भारत सरकार के प्रयास से और दक्षिण अफ्रीका में मित्रता हुआ
तो 27 फरवरी 2000 को फिर से इस आश्रम को खोल दिया गया, फिनिक्स आश्रम को। इन्होंने कुछ जैसे यंग इंडिया निकाले थे 1919 में गांधी जी ने। यंग इंडिया 1919 में निकाले थे। ये यंग इंडिया निकालते थे गांधी जी, मुंबई से निकालते थे, मुंबई के मणि भवन से निकालते थे। यंग इंडिया जो था वह एक कह सकते हैं कि इंग्लिश में निकलता था और साप्ताहिक था। यंग इंडिया 1919 में निकाले थे महात्मा गांधी, मुंबई से निकालते थे, मणि भवन था, इंग्लिश में निकालते थे, साप्ताहिक था यंग इंडिया। हरिजन जो है 1932 में प्रकाशित किए थे। हरिजन जो है 1932 में प्रकाशित किए थे गांधी जी ने। और यही है, गांधी जी ने कुछ पुस्तक लिखा था, जैसे इंडिया ऑफ माई ड्रीम। इंडिया ऑफ माई ड्रीम किसका लिखा हुआ है? गांधी जी का लिखा हुआ। मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। अनाशक्ति योग, ये भी गांधी जी का लिखा हुआ है, अनाशक्ति योग। गीता माता, ये सब गांधी जी की रचना है। गांधी जी का दो इंपॉर्टेंट रचना है, सत्य, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यह गांधी जी ने 1925 में लिखा था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी ने 1925 में लिखा था, गुजराती भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? गुजराती भाषा में। और महात्मा गांधी के सचिव थे महादेव देसाई, इसका अनुवाद जो है अंग्रेजी भाषा में किए थे। 1909 में ही गांधी जी ने एक इंपॉर्टेंट किताब लिखा था, हिंद स्वराज। सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी का आत्मकथा है, और हिंद स्वराज जो है गुजराती भाषा में ही लिखा हुआ है, 1909 में लिखे थे। और इस किताब में गांधी जी ने पश्चिमी संस्कृति और उद्योग धंधों का आलोचना किया है, और भारतीय संस्कृति और दर्शन और जीवन पद्धति का बहुत ही बड़ाई किया है। तो यह हिंद स्वराज की खासियत है। गांधी जी ने कुछ आश्रमों की स्थापना किया। गांधी जी ने कुछ आश्रम का स्थापना किया। गांधी जी सबसे पहले भारत आए तो सबसे पहले साबरमती आश्रम का स्थापना किया। साबरमती आश्रम का स्थापना किया। आपको मैंने बताया ही था कि कुछ दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बंबई के बंदरगाह पर पहुंचते हैं, अपोलो बंदरगाह पर, और गांधी जी को उसी दिन अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद का उपाधि दिया था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में गांधी जी ने किए थे, और यह अहमदाबाद में है, साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे यह अहमदाबाद में है। उसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया। सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया 1915 में, और यह है आपको कुचरब एक जगह है अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम 1915 में अहमदाबाद में, सत्याग्रह आश्रम 1915 में कुचरब में, अहमदाबाद में ही किए थे गांधी जी ने। अनाशक्ति आश्रम गांधी जी खोले थे आपको कौसानी में। कौसानी कहाँ है? तो आपको उत्तराखंड में है। और कौसानी को महात्मा गांधी भारत का स्विट्जरलैंड कहते थे। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते थे? कौसानी को। वहीं पर अनाशक्ति आश्रम खोले थे 1929 में। उसके बाद सेवाग्राम आश्रम 1936 में खोले थे। और सेवाग्राम आश्रम जो है वो वर्धा में है। नागपुर के से जाइएगा थोड़ा सा तो वर्धा स्टेशन मिलता है, वहीं पर सेवाग्राम आश्रम है। महात्मा गांधी ने इसको 1936 में खोला था। वर्धा शिक्षा योजना जो है आप देखिएगा वह यही वर्धा से ही दिया हुआ है, सेवाग्राम आश्रम से गांधी जी ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट जगह है, इसको थोड़ा सा है ना
गांधी जी यंग इंडिया भी निकाले थे, नवजीवन भी निकाले थे। नवजीवन जो है साप्ताहिक निकालते थे गांधी जी, और यंग इंडिया भी साप्ताहिक था। और नवजीवन जो है वह किस किस भाषा में प्रकाशित होता था? गुजराती उसमें प्रकाशित होता था, और नवजीवन में गुजराती में ही प्रकाशित होता था। उसके बाद थोड़ा सा ये, जैसे गांधी जी कहे थे कि 1917 से 1930 तक गांधी जी साबरमती आश्रम में ही रहे थे। और जब उन्होंने कहा था, जब उन्हें साबरमती आश्रम को उन्होंने छोड़ा, तो कहा कि अब मैं साबरमती आश्रम में तब तक प्रवेश नहीं करूंगा जब तक जो है भारत स्वतंत्र ना हो जाए। ये गांधी जी ने वचन दिया था। गांधी जी 1917 से 1930 तक साबरमती आश्रम में रहे थे, और गांधी जी ने यह वचन दिया था कि जब तक मैं देश को स्वतंत्र नहीं कर दूंगा तब तक मैं जो फिर से साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। ये गांधी जी ने डिसीजन लिया था। बाकी तो मैं बता ही दिया हूं। एक चीज और, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो गांधी जी कहाँ थे? तो कलकत्ता के बेला घाट में थे। गांधी जी कलकत्ता के बेला घाट में थे। वहां पर उपद्रवियों को, जो हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा था, वहीं पर वो शांत करा रहे थे। इसलिए बेला घाट भी इंपॉर्टेंट प्लेस है गांधी जी के लिए, कि 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ था तो गांधी जी बांग्लादेश में, आजकल बांग्लादेश है, नुआखली में थे, और बेला घाट भी वहीं है। इस जगह को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट बात, गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किए थे? सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किए थे? तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में। और गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो गांधी जी पहली बार 1908 में जेल गए थे दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने 1906 में किया था, और दक्षिण अफ्रीका में। और सत्याग्रह का दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी, पहली बार गांधी जी जेल गए थे तो 1908 में जेल गए थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। साध और साधन की पवित्रता गांधी जी जो जीते सीखे थे, साध और साधन की पवित्रता वो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से ही सीखे थे। गांधी जी की जो शिष्या थी वो कौन थी? तो मीराबेन। गांधी जी की शिष्या कौन थी? मीराबेन। मीराबेन जो थी, उनका मूलतन नाम था मेडलिन स्लाइड। मेडलिन स्लाइड, जो मूलतन इनका नाम था मेडलिन स्लाइड था। मीराबेन का, ये अंग्रेज इंग्लैंड की रहने वाली थी। मेडलिन स्लेड, सॉरी, ये मीराबेन का जो मूलतन नाम है वही था। गांधी जी ने रामराज की कल्पना की थी, और रामराज के दो मुख्य सिद्धांत है, सत्य एवं अहिंसा। सत्य अहिंसा, रामराज का दो प्रमुख क्या है? सत्य और अहिंसा। गांधी जी की शिष्या कौन थी? मेडली स्लेड। इनको गांधी जी ने मीरा बेन कह के पुकारते थे। गुजरात में बेन को बहन कहा होता है, उसको बेन का अर्थ होता है, या पुत्री भी हो, ध्यान में, बहन को ही कहा जाता है मीरा बेन, है ना। तो यह हो गया आपको गांधी जी के संबंधित में कुछ रोचक बात जो मैं चाह रहा था कि आपको बता दूं। अब गांधी जी को कौन क्या कह के पुकारा है, यह थोड़ा सा हम लोग देख लें। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन है? सुभाष चंद्र बोस कहे थे रंगून रेडियो से। इस रेडियो से कहे थे, रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा था 4 अगस्त 1945 को। 4 अगस्त 1945
1945 को 4 अगस्त 1944 को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से 4 अगस्त 1944 को। बापू किसने कहा था? बापू दो व्यक्ति कहे थे, सीएफ एंड्रूज भी कहे थे, सीएफ एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे। लेकिन आपसे परीक्षा में पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू ही दीजिएगा, लेकिन सीएफ एंड्रूज का भी नाम दीजिएगा। सीएफ एंड्रूज को गांधी जी जो है दीन बंधु कहकर बोला कहते थे, दीन बंधु कहकर पुकारते थे। ये गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में भी थे, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर भी थे ये, और गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। बापू हो गया। उसके बाद मलंग बाबा, इनको कौन, गांधी जी को कौन कहता था? मलंग बाबा महात्मा गांधी को। तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बलूचिस्तान में जो है, जो कबायली लोग रहते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान के जो अनुयायी लोग थे, कबायली लोग थे, वही जो है इनको मलंग बाबा कह के पुकारते थे। ठीक। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहते थे? कौन कहा था गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स? ये कहते भारत के स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन, उन्होंने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। माउंटबेटन का यहां तक कहना था कि 50,000 हथियारबंद अंग्रेज सिपाही जो काम नहीं कर सकते हैं, गांधी जी वह काम अकेले कर देते हैं। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। इसको थोड़ा सा देख लें। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा जाता है? भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये भी महात्मा गांधी को कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी ने भारतीयों से अनुरोध किया कि अंग्रेजों का वह धन से भी सपोर्ट करे और सैनिक सेवा भी प्रदान करे। यह गांधी जी का था। गांधी जी को देशद्रोही फकीर और अर्धनंगा फकीर कौन कह के पुकारता था? तो विंस्टन चर्चिल कह के पुकारता था। गांधी जी को देशद्रोही फकीर और अर्धनंगा फकीर जो है वह विंस्टन चर्चिल कह के पुकारता था। चर्चिल प्रधानमंत्री भी रह चुका था इंग्लैंड का। चर्चिल कहा करता था कि भारतीय कभी अपना राज चलाने के काबिल नहीं है, लेकिन यह सपना उसका चर्चिल के आज तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक भारतीय ही बना। तो यह कहना है कि यह काम यह नहीं कर सकते हैं, यह औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक था और कुछ नहीं था। हर आदमी हर कोई काम कर सकता है। स्थान मिलने से योग्यता भी आ जाती है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अच्छा स्थान चुने, प्लेस चुने, योग्यता उसके पीछे पहुंच जाती है। योग्यता बाद में आने वाली चीज है, प्लेस पहले होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सेवाग्राम का संत, इनको वहां सेवाग्राम कहाँ था? तो वर्धा में था, महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। तो सेवाग्राम में जो अतिथि लोग आते थे वह जो है महात्मा गांधी को सेवाग्राम का संत कहते थे। उसके बाद है भंगी शिरोमणि। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जब रहते थे तो पैखाना जो साफ करने का काम है वो गांधी जी खुद करते थे। तो जो आश्रम के लोग थे दक्षिण अफ्रीका में, वो गांधी जी को भंगी शिरोमणि कहते हैं। ठीक। अंग्रेज जो मजिस्ट्रेट होते थे वो गांधी जी को कुली बैरिस्टर कह के पुकारते थे। कुली बैरिस्टर कह के गांधी जी को पुकारते थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को कर्मवीर भी कहा गया। इतना ये काम किए। उसके बाद भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने कहा, भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय। भिखारियों का राजा किसने कहा? मदन मोहन मालवीय ने। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सरोजिनी नायडू का एक स्टेटमेंट है महात्मा गांधी के बारे में। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को और एक गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन, उन दोनों को भारत का दो महात्मा कहा है। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को
भारत का दो महात्मा कहा है। ऐसा क्यों कहा है सरोजिनी नायडू ने, मैं ये नहीं समझ सका आज तक, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि उन्होंने, सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को दो महात्मा कहा है। उसके बाद आधुनिक भारत का अजात शत्रु महात्मा गांधी को बुलाने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे 1901 में। वहां वो झांकी में कांग्रेस के झांकी में भाग लिए थे। और यह हो गया हाँ। राजेंद्र प्रसाद जो है महात्मा गांधी को आधुनिक भारत का अजात शत्रु कहकर पुकारते थे। तो यही सब है आपका महात्मा गांधी के बारे में जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स था, वो सब मैंने आपको बताया। गांधी जी पर मैं आपको बहुत सारी चर्चा करूंगा, और जो भी गांधी जी के जो प्रश्न होंगे गांधी जी के संबंधित, वो सारा आपको यहीं से आएगा, इससे ज़्यादा बाहर से नहीं आएगा। आप इस वीडियो को आराम से देखिए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।